इससे क्यू और पी का कोई रिलेशनशिप नहीं पता लगता, ओनली स्टेटमेंट टू को यूज करूंगा। ओनली स्टेटमेंट में पी यस। नहीं आता, ओनली स्टेटमेंट वन में क्यू नहीं आता, तो ऑप्शन ए तो पहले गलत हो गया। द क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड बाय यूजिंग द वन ऑफ द स्टेटमेंट अलोन, नहीं। आप किसी भी स्टेटमेंट को अलोन यूज करोगे, इंडिविजुअली यूज करोगे, तो क्यू एंड पी में कोई रिलेशनशिप नहीं आता, कि ओनली स्टेटमेंट वन में क्यू नहीं है, ओनली स्टेटमेंट टू में पी नहीं है, और जब तक वो दोनों एक साथ नहीं आएंगे तब तक हम उन दोनों का लिंक स्टेब्लिश नहीं कर पाएंगे। तो एक बार ऑप्शन ए मेरा गलत हो गया। अब हम दोनों ऑप्शन को एक साथ यूज करके देख सकते हैं। अगर मैं दोनों स्टेटमेंट को एक साथ यूज करूं कि पी हैज टू सिस्टर्स, एक आर है और एस है, ये दोनों सिस्टर्स है पी की। पी कुछ भी हो सकता है, मेल या फीमेल, भाई या बहन, बट आर एंड एस दोनों, ये हमें पता है ये फीमेल है, एफ लिख रहा हूं मैं, फीमेल और फीमेल। एस का जेंडर कुछ भी हो सकता है, मेल या फीमेल ना, और पी का, सॉरी, पी हैज टू सिस्टर्स आर एंड एस। आर फादर, आर के जो फादर है, तो आर के जो फादर है वो पी के भी फादर है, एस के भी फादर है ना, सिबलिंग्स है ये तीनों। यस इनके जो सर। भी फादर है, इनके फादर हैं, इज द ब्रदर ऑफ क्यू, वो क्यू के ब्रदर है, ये क्यू है। अब हमारे पास इन दोनों स्टेटमेंट को एक साथ यूज करता हूँ तो ऐसा ये बनता है, आर्स फादर इज द ब्रदर ऑफ क्यू। अब क्यू का भी जेंडर नहीं पता, ये भी मेल या फीमेल हो सकता है। आर के फादर और क्यू के भाई है, यानी फादर तो मेल है ये तो पता है ही, बट क्यू का जेंडर क्या है और पी का जेंडर क्या है वो हमें नहीं पता। हाउ इज क्यू रिलेटेड टू पी, क्वेश्चन भी यही है कि क्यू और पी का क्या रिलेशनशिप है। इसमें नेफ्यू हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नेफ्यू, भतीजा या भतीजी जो भी। मतलब श्योर नहीं है ना, जब तक आंसर तो श्योरिटी वाला चाहिए कि एग्जैक्टली बताओ क्या है। हाँ वो इनके मतलब दो अंकल भी हो सकते पॉसिबिलिटीज। हैं, मतलब उनके यस, अंकल भी दो हो सकते हैं, पॉसिबिलिटी। या उनकी आंट बुआ भी हो सकता है, वो हो सकती है क्यू। यस। चार पॉसिबिलिटी बन गई ना, क्यू में भी दो पॉसिबिलिटी है, पी की भी दो पॉसिबिलिटी। हाँ हाँ हाँ। क्यू मान लो क्यू अंकल है, ऐसे मान लो, तो पी नेफ्यू भी हो सकता है, और क्यू अंकल है तो पी नीस भी हो सकती है, क्यू आंट है तो भी ये नेफ्यू नीस हो सकता है ना। बुआ भतीजा, यस। बुआ भतीजी, अंकल भतीजा, अंकल भतीजी, ऐसे मतलब। तो सर्टेनली हम कुछ भी नहीं कह सकते, क्यों नहीं कह सकते? मेन प्रॉब्लम कहाँ आती है कि हमें इन दोनों के जेंडर में। जेंडर का नहीं पता, हम यस इन सर। दोनों के जेंडर को एग्जैक्टली आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे, इसलिए सर्टेनली कुछ भी नहीं कह सकते। तो इस क्वेश्चन को हम दोनों स्टेटमेंट का यूज करके सॉल्व नहीं कर सकते, है ना। ये बात मैंने आपको उस दिन ही बताया था ना कि ये पिछले 4-5 सालों से जो ब्लड रिलेशनशिप के क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन सिंपल होते हैं बट उनमें जेंडर का पता लगाना थोड़ा सा मुश्किल है। मतलब वो जेंडर का पता नहीं हो तब तक हम सर्टेनली कुछ भी नहीं कर सकते। तो उसी पे पूरा फोकस इनका पिछले 4-5 क्वेश्चन में इसी पे रहा है। ठीक है, तो 25 का आंसर क्या हो जाएगा फिर, ये 25 वाले क्वेश्चन का, द क्वेश्चन कैन नॉट बी आंसर्ड इवन यूजिंग एनी ऑफ द स्टेटमेंट्स। हम किसी भी स्टेटमेंट का यूज करके क्यू एंड पी में एक सर्टेन रिलेशनशिप स्टेब्लिश नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमें दोनों के जेंडर का पता नहीं है। ओके। यस सर। और 25 में एक क्वेश्चन और भी आया हुआ है। 25 में नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सॉरी, पी इज द ब्रदर ऑफ क्यू एंड आर। पी है वो क्यू एंड आर का भाई है। पी ब्रदर यानी कि पी का जेंडर पता है मुझे, मेल है। पी इज द ब्रदर ऑफ क्यू एंड आर, क्यू एंड आर मेल या फीमेल कुछ भी हो सकता है, बट तीनों सिबलिंग है ये पता है। एस इज आर्स मदर, एस है वो आर की मदर है। एस है वो, मतलब फर्स्ट जनरेशन की होगी ना, वो मदर है। एस है वो आर की मदर। अगर वो आर की मदर है तो डेफिनेटली पी की भी मदर है और क्यू की भी मदर है, यस सर। क्योंकि तीनों सिबलिंग्स है। टी इज, पी इज फादर, टी है वो पी के फादर है, टी है वो फादर है, पी के फादर है वो।
तो आर के भी फादर है, क्यू के भी फादर है। इट मीन्स एस और क्यू एक कपल है, उनके 3 बच्चे हैं, है ना। यस सर। एस और टी एक कपल है और उनके इनके 3 बच्चे हैं, आर, पी, क्यू। आर डेफिनेटली लड़का है, सन है एक। क्यू और आर का जेंडर मुझे नहीं पता, वो मेल या फीमेल कुछ भी हो सकते हैं। एस डेफिनेटली मदर है, फीमेल है तो टी फादर है। ये क्लियरली गिवन है, मेल और फीमेल कौन है इनमें पता है हमें। टी मेल है, एस फीमेल है, पी फीमेल है, क्यू और आर का हमें एग्जैक्टली नहीं पता, बट ये पता है तीनों सिबलिंग्स है, इतना आइडिया है। क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर डेफिनेटली ट्रू। डेफिनेटली मतलब जो हम सर्टेनली एकदम 100% कह सकें कि ये पक्का जेंडर के साथ वही आंसर सही होगा। एस एन टी आर ए कपल, सही है। ये सही है। क्यू इज टीज सन, क्यू है वो टी का बेटा है। नॉट श्योर। नॉट श्योर, वो बेटी भी हो सकती है, डॉटर भी हो सकती है। टी इज क्यूज फादर, टी इज क्यूज फादर, यस सर, ये है सही। ये श्योर है। एस इज पीज मदर, ये भी श्योर है क्योंकि ये सिबलिंग्स है ना, ये पी की भी मदर है वो, आर की भी है तो। आर इज टीज डॉटर, नॉट आर है श्योर। वो टी की, नॉट श्योर। पी इज एस सन, ये श्योर है। ये श्योर है ना। तो आपने नोटिस कर लिया कि क्वेश्चन क्या आ रहे हैं आजकल, जेंडर को आइडेंटिफाई करने वाले आ रहे हैं, इसके अलावा कुछ नहीं आता। तो इसमें चार कितने स्टेटमेंट्स सही सही है हमारे, 1 2 3 4। चार से। तो 4 स्टेटमेंट, ओनली 4 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन इजी था, 25 में आया हुआ है, ये भी 25 में। इसी क्वेश्चन में पूरा रोल जेंडर का है, इसमें भी पूरा रोल जेंडर आइडेंटिफिकेशन का है, 23 में भी जेंडर आइडेंटिफिकेशन का है, 22 में भी हमने देखा था तो क्वेश्चन डिलीट हो गया था स्टेटमेंट ए और बी की वजह से। अदरवाइज इसमें भी पूरा जेंडर आइडेंटिफिकेशन का काम था। 22 के इसमें भी ये बहुत इजी क्वेश्चन था, इज जेड ब्रदर ऑफ एक्स, बट इसमें भी जेंडर आइडेंटिफिकेशन का रोल था कि जेड ब्रदर है या सिस्टर है। 20 में भी ये सेम था, बट उससे जो पहले क्वेश्चन आते थे ना 19 17, उनमें ये वाली चीजें बहुत श्योर होती थी। वो क्वेश्चन को वैसे रिलेशनशिप में कॉम्प्लिकेटेड बनाते थे, वो उसके सन का, ब्रदर का, फादर इन लॉ है, ये वो ऐसे कॉम्प्लिकेटेड बनाते थे। 20 के बाद जो क्वेश्चन आते हैं वो वैसे स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आते हैं, सिंपल, बट वो कंफ्यूज करते हैं जेंडर आइडेंटिफिकेशन पे आके। और सारे क्वेश्चन में हर साल क्वेश्चन आ रहे हैं, एक या दो, देखो 22 में भी 2 क्वेश्चन आए हुए हैं, 23 में भी आया हुआ है, 25 में भी 2 क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, तो ये तो पीवाई क्यू हमने ब्लड रिलेशन के कर लिए। डिफिकल्ट नहीं आते, इजी आते हैं, एक बार आप इनको वापस करके देखना। और अभी हम नया टॉपिक जस्ट स्टार्ट करते हैं। एक सेकंड में स्टार्ट। हाँ, विजिबल है स्क्रीन पे। यस सर।
ठीक है, तो अगला टॉपिक क्या स्टार्ट करते हैं हम, डायरेक्शन वाला। डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, है ना, डायरेक्शन के साथ वो डिस्टेंस तो अपने आप इंक्लूड है। मेन है डायरेक्शन। ठीक है, इस टॉपिक से क्वेश्चंस आते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं आते, बट ऑन एन एवरेज हर साल एक या दो क्वेश्चन आ जाते हैं। क्वेश्चंस बहुत इजी होते हैं, सिंपल मैथमेटिक्स यूज होती है, बाकी डायरेक्शन जो बेसिक डायरेक्शन हमें नॉलेज है, डायरेक्शन का ऐसा होता है ना, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। इनकी जो मिड में होगी वो नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट। ये स्टैंडर्ड डायरेक्शन है, इन्हीं का यूज करके हम क्वेश्चंस करेंगे। और इसके अलावा एक सिंपल मैथ की थ्योरम आपने पढ़ी होगी, पाइथागोरस थ्योरम, बचपन में, यस। उसी का यूज होगा कहीं कहीं, पाइथागोरस थ्योरम। आजकल इसका नया नाम है बोधायन थ्योरम। कि पाइथागोरस से पहले इंडियन मैथमेटिशियन बोधायन ने ये बता दिया था, तो उनको बोधायन थ्योरम भी बोलते हैं। ये थ्योरम क्या होती है कि एक राइट एंगल ट्राइंगल है, यानी एक समकोण त्रिभुज है। ऐसे समकोण का मतलब, राइट एंगल मतलब उसका एक कोण है वो डेफिनेटली 90 डिग्री का होगा। तो ये बाकी दो अदर एंगल है। ठीक, ये कोई ट्राइंगल है ए बी सी, उसका एंगल ए है वो 90 डिग्री है, इसलिए उसको राइट एंगल ट्राइंगल भी बोलते हैं, हिंदी में समकोण त्रिभुज भी बोलते हैं। तो ये ट्राइंगल है ए बी, इसका बेस हो जाएगा, जिसको आधार भी बोलते हैं। ये एल्टीट्यूड है इसका, जिसको ऊंचाई भी बोलते हैं या हाइट भी बोल सकते हो। और ये हिंदी में इसको विकर्ण भी बोलते हैं, कर्ण भी बोलते हैं, हाइपोटेनस। आधार, ऊंचाई और विकर्ण या कर्ण, इंग्लिश में बेस, एल्टीट्यूड और हाइपोटेनस। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलती है या बोधायन थ्योरम क्या बोलती है? विकर्ण का स्क्वायर इक्वल टू ऊंचाई स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एच स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच मतलब यहाँ पे हाइपोटेनस यानी विकर्ण, इसको हिंदी में विकर्ण स्क्वायर इक्वल्स टू आधार का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर। ठीक है, यानी कि ए बी का स्क्वायर और ए सी का स्क्वायर आप ऐड करोगे, ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, वो क्या होगा, सी बी या बी सी स्क्वायर के इक्वल होगा। ठीक है, तो इसका हम डायरेक्शन वाले क्वेश्चन में काफी जगह यूज होता है। कहाँ यूज होता है, वो ऐसे पूछते हैं ना बीच में कि पहले वो घुमाएंगे कि इस डायरेक्शन पे इतने किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल की, और फिर फाइनल पॉइंट से फर्स्ट स्टार्टिंग पॉइंट की डिस्टेंस क्या होगी, तो इस थ्योरम का कहीं कहीं यूज होता है। ठीक है, हम डायरेक्शन में जो मूवमेंट होगा दिखाएंगे वो ऐसे राइट एंगल पे दिखाते हैं, नॉर्थ में गया तो ऐसे या साउथ में ऐसे, तो कहीं ना कहीं इस थ्योरम का यूज होगा। और ये सिंपल थ्योरम है जो हमने हमेशा पढ़ के आए हैं। ठीक है, इसके अलावा इस टाइप के क्वेश्चन में कोई डिफिकल्टी नहीं है आपको, एक तो ये पता होना चाहिए, तो दूसरा ये पता होना चाहिए, डायरेक्शन का 100% पता होना चाहिए कि नॉर्थ किधर है, साउथ कहाँ है, ईस्ट कहाँ है और वेस्ट कहाँ है। चार का आइडिया हो तो बाकी बन जाएगा। ये जो एंगल बनता है दोनों के बीच में, नॉर्थ और ईस्ट के बीच में, ये 90 का है, ये भी 90 है। और जो मिड वाला एंगल बनता है नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट के बीच में, ये 45 का है। सिमिलरली ये एंगल भी 45 का है। ये बीच वाले एंगल है ये सारे 45 के, और जो बड़े एंगल है वो 90 के हैं। क्योंकि इस पॉइंट के अराउंड जो भी सर्किल बनता है छोटा सा, वो 360 सम होना चाहिए। तो 45 45 ऐसे 8 हो जाएंगे, और 90 90 के 4 हो जाएंगे। ठीक है, अब हम क्वेश्चन देखते हैं 14। और यहाँ पे स्टार्टिंग में क्वेश्चन इजी आए थे, लेकिन जब आगे के क्वेश्चन में 24 25 24 में दो क्वेश्चन आए हुए हैं, 22 में भी दो आए हैं। 14 में देखो, 14 वाला क्वेश्चन, द लोकेशन ऑफ बी इज नॉर्थ ऑफ ए
एंड लोकेशन ऑफ सी इज ईस्ट ऑफ ए, तो पहले आप डायरेक्शन बना लो, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। ठीक है। लोकेशन ऑफ बी इज नॉर्थ ऑफ ए, मान लो ये ए है, तो बी की लोकेशन का है नॉर्थ ऑफ ए, यानी ए के नॉर्थ में, यानी ए के ऊपर है, तो यहाँ कहीं बी मान लो आप। ठीक है। एंड लोकेशन ऑफ सी इज ईस्ट ऑफ ए, ईस्ट ऑफ ए मतलब ई के ईस्ट में, तो ए यहाँ पे है, तो ए के ईस्ट में कहाँ होगा, इस साइड में, तो ये कुछ आप सी मान लो। ओके, ये आपका बी पॉइंट है जो ए के नॉर्थ में है, ये ए के ईस्ट में है, ए को आपने यहाँ मिड में मार्क है। द डिस्टेंसेज ए बी एंड ए सी आर 5 and 12 किलोमीटर रेस्पेक्टिवली, जो ए बी डिस्टेंस है वो 5 किलोमीटर है, एंड ए सी डिस्टेंस है वो 12 किलोमीटर है। ठीक है, दिखने में आपको कम दिख रही है बट स्केल पे नहीं है, ये आप अंदाजा लगाना। 12, तो द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लोकेशन बी एंड सी इज, बी और सी लोकेशन के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कौन सी होगी वो हमें बताना है। वैसे तो आप ये भी डिस्टेंस होती है एक, 12 और 5, बी और सी के बीच में 17, एक आंसर भी है 17, बट वो शॉर्ट नहीं है। शॉर्टेस्ट कौन सी होगी, ये जो आप करण यानी हाइपोटेनस पे जाओगे ना, ये वाली डिस्टेंस क्या होगी, शॉर्टेस्ट होगी। क्यों, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन जाएगा इस टाइप का, ए सी और बी, ये राइट एंगल है, क्योंकि ये दो डायरेक्शन है, नॉर्थ और ईस्ट, तो ये क्या है, एंगल 90 का है। ए सी 12 है, ये 5 है, तो ये डिस्टेंस क्या होगी वो हमें बताना है। तो आप बताओ, पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग या बोधायन थ्योरम के अकॉर्डिंग बी सी का स्क्वायर क्या होगा, ए सी का ए बी स्क्वायर का स्क्वायर ए प्लस बी का ए बी स्क्वायर। का स्क्वायर। ए सी का स्क्वायर 12 का स्क्वायर, और ये 5 का स्क्वायर। 12 का 114 और 5 का 25, कितना हो गया 169। 169 किसका स्क्वायर है, 13 का। तो बी सी की प्लस माइनस 13 आता है, बट डिस्टेंस माइनस में नहीं होगी, इसलिए ओनली प्लस वाला वैल्यू रखते हैं। -13 का भी 169 होता है, बट ओनली पॉजिटिव वैल्यू लेनी है, क्योंकि डिस्टेंसेज है वो सारी पॉजिटिव वैल्यूज होगी। तो आंसर क्या आएगा अपना 13। 13 है वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी, बाकी जो भी डिस्टेंस होगी वो लॉन्गेस्ट मतलब उससे ज़्यादा होगी, और ये वाली डिस्टेंस है सबसे लंबी होगी, और ये बीच में जो भी डिस्टेंस बन जाती है वो सब इसके बीच में आएगी। हमें शॉर्टेस्ट पूछिए तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस दो पॉइंट्स के बीच में डायरेक्ट जो लाइन मिलाते हो आप, स्ट्रेट लाइन, वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है। दो पॉइंट के बीच की एकदम सीधी रेखा वो हमेशा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस देती है। उसके अलावा जो भी लाइन आप ऐसे ट्राइंगल ऐसे मिला दोगे तो वो लंबी डिस्टेंस हो जाएगी, इस टाइप से मिलाओगे तो भी लंबी होगी। एकदम स्ट्रेट लाइन होगी दो पॉइंट्स के बीच में, वो हमेशा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ही देती है। ठीक है, ये इजी क्वेश्चन था, ये 14 में आया हुआ क्वेश्चन है, एक ये और है 14 में आया। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स,